नमस्कार, आप सभी का युग करवट न्यूज में स्वागत है। मैं हूं सुब्रत भट्टाचार्य और रोज की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे प्रधान संपादक सलामत मियाँ जी। सर, आपका स्वागत है और बहुत बहुत नमन भी। धन्यवाद बहुत। आज हम बात करेंगे आज की 3 प्रमुख खबरें। ये प्रमुख खबरें क्या है? पहली खबर है कि आज से फिर लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। आज लॉकडाउन को फिर बढ़ा दिया गया। ये लॉकडाउन अब सोमवार सुबह 7 बजे तक होगा। दूसरी खबर है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज बहुत ही कठिन और जिसको कहते हैं कि एक तथ्यपरक टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि जितने भी ऑक्सीजन की कमी से मौत हो रही है उसे नरसंहार माना जाएगा। जी हाँ, नरसंहार माना जाएगा। और तीसरी खबर है कि ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। आइए चर्चा करते हैं पहली खबर। सर, योगी सरकार ने हालांकि कोरोना संक्रमितों की संख्या उत्तर प्रदेश में कम हो रही है, फिर भी योगी सरकार ने लॉकडाउन को सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया। क्या कहेंगे सर इस फैसले पर? देखिए, लगातार अदालती बात कह रही थी कि लॉकडाउन पे विचार करना चाहिए, और लेकिन कहीं ना कहीं फिर इस बात की चर्चा चल रही थी कि अगर हम संपूर्ण लॉकडाउन कर देंगे तो बड़ी आर्थिक प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन मजबूरी है। और देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दिया। अभी 2-2 दिन का बढ़ा रहे हैं। अब एक साथ अगर बढ़ा देते तो शायद फिर इनको कहीं ना कहीं आलोचना झेलना पड़ती। तो मुझे लगता है कि पहले 2 दिन का बढ़ाया, फिर 3 दिन कर दिया, फिर 5 दिन का कर दिया था। अब एक दिन ही खुलता, कल और परसों फिर, क्योंकि सैटरडे तो फिर लॉकडाउन है, सैटरडे संडे। तो जाहिर है कहीं ना कहीं हो सकता है कि सरकार को लग रहा हो कि लॉकडाउन एक इसका विकल्प है, तो इसलिए इन्होंने फैसला लिया है। तो यही बात सर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले बार भी कही थी, जिसके खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। अगर आखिर जब करना ही था तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? ये बहुत अच्छी बात आपकी है कि बिल्कुल, क्योंकि उस समय चुनाव चल रहे थे। उस समय कोई पब्लिक की चिंता नहीं थी ना। अगर उस समय देखिए 2 फेज के चुनाव रह गए थे, जब माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। ये भी कहा था कि 5 जनपदों में तो तत्काल लगा दिया जाए। उसमें लखनऊ था, कानपुर था, गोरखपुर भी शामिल था, प्रयागराज शामिल था। लेकिन क्योंकि देखिए भट्टाचार्य जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उस समय चुनाव चल रहे थे, और मैंने लिखा भी था कि 3 मई के बाद ये लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जब ये मतगणना निबट जाएगी। तो जाहिर है जिस चीज़ को लेकर आप हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए, आज वही आप काम कर रहे हैं। तो जाहिर है कि जनता की चिंता नहीं थी, चुनाव की चिंता थी, वोट बैंक की चिंता थी, कुर्सी की चिंता थी। जब पूरे उस समय देखिए 26 तारीख को एक चरण रह गया था, 29 का एक चरण रह गया था, और 2 की काउंटिंग रह गई थी, तो ये निपट गया। तो जाहिर है कि मान ली बात। जी हाँ, ऐसा लगता है कि सरकार को लोगों की जान की परवाह नहीं थी, सिर्फ चुनाव संपन्न कराना ही सरकार का एकमात्र उद्देश्य था। तभी ऐसा लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आई थी। सर, ये ऐसा हो रहा है कि चुनाव में अभी जिस तरह का चुनाव में वातावरण था उसमें देखा गया कि करीब सत्ताधारी दल हर शहर में, हर जिले में सीटें बहुत कम आई। समाजवादी पार्टी और बसपा मजबूत ताकत बनकर उभरी। अब पूरे अगर उसका चित्र देखा जाए, संपूर्ण चित्र देखा जाए पंचायत चुनाव का, तो क्या कहेंगे? क्या इस पर पंचायत चुनाव कराकर योगी सरकार ने कुछ लाभ हासिल किया, या फिर उन्होंने सिर्फ लोगों की वो कर ली? देखिए, लाभ और हानि का तो इस वक्त हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि इस समय माहौल जो चल रहा है, और ये आपने अपने विषय से हट के भी आपने मुझे घेर लिया इस समय चुनाव की चर्चा करके। कौन जीता कौन हारा ये इस समय भट्टाचार्य जी इशू नहीं है। इशू इस समय सबसे ज़्यादा ये है कि कोरोना का है, जिस तरह से मौतें हो रही हैं। अब अगर ये मैं इसको मान लें हम कैसे, आप इसके जिम्मेदार देखिए। नहीं, सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि पूरी तरीके से चुनाव को तरजीह दी है। फिर सरकार जिम्मेदार होगी ना, फिर तो चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। आज चुनाव आयोग को लोग चमचा आयोग कहने लगे। लगातार कह रहे थे लोग कि उसको नहीं कराएं चुनाव, मतगणना के लिए कहा गया। शिक्षक संघ चला गया, शिक्षक संघ ने कहा कि नहीं, हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी करी। 138 शिक्षकों की मौत हो गई, हमारे शहीद हो गए बेचारे। वो
और उसके बाद जितने पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो गए, जो चुनाव ड्यूटी में कितने लोग शहीद हो गए, लेकिन कोई मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं। कौन जीता कौन हारा ये अलग है, इनको अपनी और कुर्सी से मतलब है, इनको चुनाव कराना था, लेकिन जनता ने भी इनको आईना दिखा दिया। जी हाँ, जनता ने आईना दिखा दिया इस महामारी के दौर में। दूसरी खबर है जो पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने आज शपथ ली, लेकिन वहीं शपथ ग्रहण समारोह में ये बात भी सामने आ रही है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें कानून व्यवस्था को संभालने की नसीहत भी दी। सर, आज आपने पूरी खबर देखी, क्या लगा सर कि एक तो मुख्यमंत्री ने शपथ ली, उसके बाद तुरंत जो है राज्यपाल ने कुछ ऐसा सामने आ रहा है कि कुछ उनमें बातचीत हुई थी इस बार? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ शायद पहला ऐसा शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमने अपनी पत्रकारिता में शायद ऐसा नहीं देखा होगा जहाँ पे इस तरह तत्काल राज्यपाल की तरफ से बात कही गई हो, क्योंकि देखिए राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद हैगा, और ये ठीक है कि अब वहाँ पे क्योंकि चुनी हुई सरकार है, अगर कोई प्रॉब्लम अगर होगी तो जिम्मेदार उसकी मुख्यमंत्री होगी। कल तक चुनाव आयोग वहाँ पे दारोमदार सारा उस पर था, लेकिन देखिए यहाँ मैंने देखा कि पहले दिन से फिर एक राजनीति शुरू हो गई है, जो राज्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हिंसा होना गलत है, उसकी जिम्मेदारी पूरी ममता जी पे है, इसमें कोई जो भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है उस पर होती है, लेकिन राज्यपाल को शपथ ग्रहण के बाद पब्लिकली जहाँ पे ये चीज़, जहाँ मीडिया सारा था, उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कानून से चलेगा। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि जैसे पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री में बहुत बहस और तनाव चल रहा था, ये भी खत्म नहीं हुआ। हमें लगता है कि आगे भी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें दिखाई देंगी। जी हाँ, आने वाले वर्षों में जो है यह तनातनी देखी जा सकती है। तीसरी खबर जो है आज इलाहाबाद से आई है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि ऑक्सीजन से होने वाली मौतों को नरसंहार यानी जेनोसाइड माना जाएगा, और इसके लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, बहुत सख्त टिप्पणी। देखिए मैंने आज अपने कॉलम में भी लिखा है, आई सैल्यूट कोर्ट्स के, मैं उनको बड़ा सैल्यूट करा मैंने आज अदालतों को। देखिए हमारी लोकतंत्र की जो 4 चीज़ों पे है व्यवस्थाएं हमारी टिकी हुई हैं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया। मीडिया का क्या हाल चल रहा है आपके सामने। अगर आज न्यायपालिका है इसको संज्ञान ना लें तो पता नहीं देश की क्या स्थिति होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारी व्यवस्थाओं को संभालने में न्यायपालिकाओं की बहुत अहम भूमिका है, और आज इतना भरोसा पहले भी लोग करते थे और भरोसे को मजबूत किया है। जिस तरह की टिप्पणियाँ आज अदालतों द्वारा की जा रही है, मैं समझता हूँ बड़ी शर्म की बात है, और इसमें कहीं ना कहीं हमें खुद इस बात का एहसास करना चाहिए। जिस तरह से अदालतें कह रही हैं, अदालतें जो बात कह रही हैं, बिहार के बारे में उन्होंने कहा कि आपसे नहीं संभल रहा तो सेना को सुपुर्द कर देंगे। ये कहना आप समझ लो कि हमारे ऊपर कितना बड़ा एक बहुत बड़ा हमको जो है ये आरोप लगाया, वो आरोप इसको नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा हमें आईना दिखाया अदालत ने, और हम अब भी नहीं सुधर पा रहे हैं। इसमें कोई लड़ाई नहीं है कि अदालतें आज अपने बहुत जिम्मेदारी निर्वाह कर रही हैं। अगर अदालतें ना हो तो शायद देश की तस्वीर कुछ और ही होगी। जी हाँ, अगर आपकी कहीं नहीं सुनवाई हो रही है तो निश्चित रूप से न्यायपालिका में आपकी सुनवाई होगी, और यही वजह है कि लोगों की आस्था अभी तक न्यायपालिका में बनी हुई है। हम अपने युग करवट अपने दर्शकों को यह बताना चाह रहा है कि अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो नगर निगम ने अपने सभी 5 जोनल ऑफिसों में ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग का काम शुरू कर दिया। भले ही लेट हो रहा लेकिन पहल अच्छी है। क्या कहते हैं लोगों से? ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ कि अब हो ये रहा कि एक से जिम्मेदारी दूसरे पर डाली जा रही है। पहले ये एडीएम सिटी थे, सीएमओ को था, फिर एडीएम सिटी साहब को दिया गया, उसके बाद फिर कमिश्नर साहब ने नगर आयुक्त को दे दिया गया। जाहिर है अच्छा है, लेकिन मेरा तो यही कहना है भट्टाचार्य जी, जिम्मेदारियां दी जा रही हैं लेकिन उन जिम्मेदारियों का निर्वाह भी होना चाहिए। जो नगर आयुक्त साहब पहले बहुत फ़ोन उठा लिया करते थे, अब हमारे बता रहे थे एक व्यक्ति कि उनको फ़ोन न उठा के उनको प्यारो उठा रहे हैं। तो जब जिम्मेदारी आती है तो जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई किसी पद पर भी हो। हम भी हों तो हम भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो हमारा यही कहना है कि अच्छी बात है, नगर आयुक्त बहुत अच्छे अधिकारी हैं और बहुत जिम्मेदार हैं, और उन्होंने आने के बाद शहर में अच्छा काम भी किया, लोगों में अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। इस वक्त जो है बहुत अहम जिम्मेदारियों को दी गई है। जो भी लोग इसमें लगे, मेरा यही कहना है कि प्लीज़ आप मॉनिटरिंग करिएगा और अपनी जिम्मेदारी को समझिएगा, क्योंकि जान है तो जहान है। जी हाँ, अगर आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो
पैनिक नहीं फैलाइए, डरिए मत, घबराइए मत। आपके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, नगर निगम की ओर से की गई है। 5 जोनल कार्यालयों में ऑक्सीजन मिलेंगी। लेकिन हाँ, चूँकि मांग बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, आपको वेट करना पड़ रहा है, लेकिन ज़रूर आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन के बिना जान नहीं जानी चाहिए, ये हम सभी का एक कर्तव्य है, दायित्व है और जिम्मेदारी भी है। तो आज बस इतना ही। आप देखते रहिए हमारी सहयोगी शोभा भारती के साथ युग करवट न्यूज़, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज़ बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में सोमवार सुबह 7 बजे तक बढ़ा लॉकडाउन। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक्शन प्लान पर काम तेज, घर घर जाकर जुटाई जा रही बीमारी की जानकारी। ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी। कहा, ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौत किसी नरसंहार से कम नहीं। कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ रही है। 24 घंटे में 3,783 लोगों ने गंवाई जान, एक दिन में सबसे अधिक मौतें। ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की नगर निगम की योजना पहले दिन ही साबित हुई फेल। रजिस्ट्रेशन के 48 घंटे बाद भी नहीं मिल रही है ऑक्सीजन। और तेजी से फैलते संक्रमण के बीच वैश्य समाज कोरोना मरीजों को घर घर पहुंचा रहा है खाने के पैकेट। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने शुरू की पहल। उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात को देखते हुए लॉकडाउन को सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले लॉकडाउन गुरुवार को सुबह 7 बजे खत्म होना था। हालांकि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में गिरावट आ रही है, फिर भी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक एक्शन प्लान भी बनाया है, जिसके तहत घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जाएगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कारण बने गंभीर हालत को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। अभी तक गुरुवार सुबह 7 बजे तक ही बंद की घोषणा की गई थी, पर स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को सोमवार सुबह तक बढ़ा दिया गया है। यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक के दौरान दिए। हालांकि प्रदेश में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या घट रही है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन स्थिति में और सुधार लाने के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क के बाहर निकलने वालों पर पहली बार 1,000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा, दूसरी बार 10 गुना ज़्यादा जुर्माना देना होगा। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक में कहा कि कोरोना का वर्तमान स्ट्रेन लगातार रूप बदल रहा है। यह पहली लहर की तुलना में 30 से 50 गुना अधिक संक्रामक है। वहीं ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुधवार से घर घर अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 9 मई तक चलेगा। इसके तहत घर घर जाकर जांच की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। इसके लिए टीमें गठित की गई है। हर टीम में 2 सदस्य होंगे, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तो दूसरा अध्यापक, और निगरानी समिति का गांव के हर व्यक्ति के बारे में जानकारी ली जा रही है। हर टीम को 1,000 लोगों की जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है। टीम के सदस्यों को प्रतिदिन 100 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। यह टीम गांव में जाएगी, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेगी। परिवार में किसी को बुखार होगा तो उसे मेडिकल किट उपलब्ध कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। कोरोना को हल्के में लेने की गलती ना करे, घर पर ही रहे, जरूरी हो तभी घर से निकले, क्योंकि आपके परिवार में आपका कोई इंतजार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन अवश्य लगाए।
हल्के लक्षण होते ही डॉक्टर को दिखाए, पैनिक नहीं फैलाए। हमेशा मास्क पहने और 2 मीटर की दूरी बनाए रखे। बार बार साबुन से अच्छी तरह हाथों को धोए। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। युग करवट की ओर से जनहित में जारी। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में हो रही कोविड मरीजों की मौत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह किसी नरसंहार से कम नहीं है। कोर्ट ने इसके लिए आपूर्ति में जुटे अधिकारियों को जिम्मेदार बताया। कोर्ट ने गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर सहित यूपी के 8 जिलों के अधिकारियों को ग्राम पंचायत चुनाव की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि देखा जा सके कि चुनाव के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है या नहीं। अगर ऐसा हुआ तो कोर्ट संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने से कोविड-19 मरीजों की मौत पर एक सख्त टिप्पणी करते हुए इसे आपराधिक कृत्य करार देते हुए कहा कि यह उन अधिकारियों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है जिन्हें इसकी सतत आपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अदालत ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन खबरों पर दी जिनके मुताबिक ऑक्सीजन की कमी के कारण लखनऊ और मेरठ जिले में कोविड-19 से मरीजों की जान गई। अदालत ने लखनऊ और मेरठ के जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इनकी 48 घंटे के भीतर तथ्यात्मक जांच करें। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने राज्य में संक्रमण के प्रसार और पृथकवास केंद्र की स्थिति संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। अदालत ने दोनों जिलाधिकारियों से कहा कि वह मामले की अगली सुनवाई पर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करें और अदालत में ऑनलाइन उपस्थित रहें। अदालत ने कहा कि हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से कोविड मरीजों की जान जा रही है। यह एक आपराधिक कृत्य है और यह उन लोगों द्वारा नरसंहार से कम नहीं है जिन्हें तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की सतत खरीद एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। पीठ ने कहा है कि जब विज्ञान इतनी उन्नति कर गया है तो इन दिनों हृदय प्रतिरोपण और मस्तिष्क की सर्जरी की जा रही है। ऐसे में हम अपने लोगों को इस तरह से कैसे मरने दे सकते हैं। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पिछले रविवार को मेरठ मेडिकल कॉलेज के नए ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में ऑक्सीजन नहीं मिलने से 5 मरीजों की मौत की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस तरह लखनऊ के गोमती नगर में सन हॉस्पिटल और एक अन्य निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से डॉक्टरों के कोविड मरीजों से अपनी व्यवस्था खुद करने की खबर भी सोशल मीडिया पर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश वीके श्रीवास्तव की संक्रमण से मृत्यु पर अदालत ने कहा कि हमें बताया गया है कि न्यायमूर्ति श्रीवास्तव को 23 अप्रैल की सुबह लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शाम तक उनकी देखभाल नहीं की गई। शाम 7:30 बजे हालत बिगड़ने पर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया और उसी रात उन्हें SGPGI में ले जाया गया, जहां वे 5 दिन आईसीयू में रहे और उनके कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। अदालत ने अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से कहा है कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में न्यायमूर्ति श्रीवास्तव का क्या इलाज हुआ और उन्हें 23 अप्रैल को ही SGPGI क्यों नहीं ले जाया गया। वैध रूप से जब्त ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, गोलियां और ऑक्सीमीटर को मालखाने में रखे जाने पर अदालत ने कहा कि इन वस्तुओं को मालखाने में रखना किसी भी तरह से जनहित में नहीं है क्योंकि ये सभी खराब हो जाएंगे। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि राज्यों में ग्राम पंचायत चुनावों की मतगणना के दौरान कोविड निर्देशों का भारी उल्लंघन किया गया। लोग मतगणना स्थल पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए, चुनाव अधिकारी व पुलिस मूक दर्शक बनी रही। इस पर अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को सुनवाई की अगली तारीख 7 मई को लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और आगरा में मतगणना केंद्रों का सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि हम यहां स्पष्ट करते हैं कि यदि आयोग सीसीटीवी फुटेज से यह पता चलता है कि कोविड प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है तो वह इस संबंध में कार्य योजना पेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,783 लोगों की जान गई। यह एक दिन में होने वाली मौत के मामले में सबसे बड़ा आंकड़ा है। राहत की बात यह रही कि बीते दिन 3,37,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। यह भी एक रिकॉर्ड है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के 5 नए स्ट्रेन मिले हैं। दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 35 सैंपल्स में ये स्ट्रेन पाए गए हैं जो गंभीर रूप से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिन लगातार मामलों में गिरावट दर्ज करने के बाद 24 घंटे में फिर से नए संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई।
देश में पिछले 24 घंटे में 3,82,847 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा संक्रमित देश अमेरिका के नए कोरोना मरीजों से 9 गुना ज्यादा है। वहां बीते दिन 42,354 संक्रमितों की पहचान हुई। कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,783 लोगों की जान गई। यह एक दिन में होने वाली मौतों के मामले में सबसे बड़ा आंकड़ा है। राहत की बात यह रही कि बीते दिन 3,37,000 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं अब बिहार ने भी संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन का फैसला ले लिया है। हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, गोवा और झारखंड के बाद लॉकडाउन लगाने वाला बिहार 9वां राज्य बन गया है। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के 5 नए स्ट्रेन मिले हैं। दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 35 सैंपल्स में से ये स्ट्रेन पाए गए। नागपुर के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और नागपुर मेडिकल कॉलेज में आए संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए पुणे और दिल्ली भेजे गए थे। 74 में से 35 सैंपल में 5 म्यूटेशन पाए गए हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर खड़से ने 26 सैंपल में डबल म्यूटेशन होने की बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में एक और पॉजिटिव ट्रेंड है तो वहीं रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। यह 2 मई को 78% था, 3 मई को 82% हो गया। हम इंडस्ट्री की ऑक्सीजन को मेडिकल पर्पज से इस्तेमाल करने का प्लान कर रहे हैं। इस बारे में हम स्टेट से भी बात कर रहे हैं। अब देश में 1,500 ऑक्सीजन प्लांट पर काम चल रहा है। ऑक्सीजन प्लांट के पास ही कोविड सेंटर बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 51,880 लोग संक्रमित पाए गए। 65,934 लोग रिकवर हुए और 891 की मौत हो गई। अब तक राज्य में 48,22,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी बीते 24 घंटे में 25,770 लोग संक्रमित पाए गए। 38,683 लोग रिकवर हुए और 351 लोगों की मौत हुई। अब तक राज्य में 13,68,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 10,81,000 ठीक हो चुके हैं, जबकि 13,798 मरीजों ने दम तोड़ दिया। 2,85,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। दिल्ली में भी बीते दिन 18,083 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 20,293 लोग ठीक हुए हैं और 488 की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की नगर निगम की योजना पहले दिन ही फेल साबित हो गई। रजिस्ट्रेशन के 36 से 48 घंटे बाद ऑक्सीजन मिलने की बात पर लोगों ने खासी नाराजगी जताई और अधिकारियों पर मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। पहले दिन बेहद कम संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए। बुधवार से होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों को नगर निगम द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर देने की सुविधा शुरू की गई थी, लेकिन नगर निगम की यह सुविधा पहले दिन ही पटरी से उतर गई। लोग ऑक्सीजन लेने की उम्मीद में निर्धारित केंद्रों पर पहुंचे तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन कराने के 36 से 48 घंटे बाद ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकेगा। निगम की इस व्यवस्था को देख खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने आरोप लगाया कि इतने समय में उनके मरीज की जान चली जाएगी। कई लोग अपने खाली सिलेंडर लेकर बिना रजिस्ट्रेशन कराए वापस लौट गए। लोगों में इस व्यवस्था को लेकर खासी नाराजगी दिखाई दी। नाम है आपका? जी, नाम दानिश है। किसके लिए सिलेंडर लेना है? ये ऑक्सीजन ये घर में पिताजी हैं। तो मिल गई गैस आपको? जी नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं कि सिलेंडर जमा करो और 36 से 48 घंटे सिलेंडर मिलेगा। इसके हम लेके क्या करेंगे? मरीज हमारा बचेगा नहीं बचेगा, फायदा क्या है? तो उसी मरीज से अभी देख रहे हैं क्या होता है। अभी तक होम आइसोलेशन वालों के लिए सिलेंडर भरने के लिए प्रशासन ने ऑक्सीजन का कोटा फिक्स किया हुआ था। हर रोज 2 टन ऑक्सीजन खाली सिलेंडरों में रिफिलिंग की जाती थी ताकि होम आइसोलेशन में रहने वालों को राहत मिल सके। पिछले 2 दिन से शहर में होम आइसोलेशन वालों को प्रशासन ने ना तो कोई ऑक्सीजन का कोटा दिया और ना ही तत्काल ऑक्सीजन देने की कोई व्यवस्था की। ऐसे में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके, इसके लिए नगर निगम ने 5 जोनल कार्यालयों में केंद्र बनाए थे, लेकिन पहले दिन ही ऑक्सीजन न मिलने पर लोग अधिकारियों को कोसते दिखाई दिए। लोगों का कहना है कि जहां तत्काल ऑक्सीजन की ज़रूरत है वहां 2 से 3 दिन मिलने पर क्या मरीज की जान बच सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। ऐसे वक्त जब हर कोई कोरोना संक्रमितों की मदद करने में खुद को लाचार महसूस कर रहा है, वैश्य समाज ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। वैश्य समाज की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों एवं उनके परिवार वालों के लिए घर घर जाकर खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल की पहल पर वैश्य समाज से जुड़े लोग इस कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। कोरोना की पहली लहर के दौरान भी वैश्य समाज ने कई तरह से लोगों की मदद की थी।
कोविड-19 की पहली लहर के दौरान लोगों की मदद करने के लिए कई सामाजिक संगठन आगे आए थे, लेकिन दूसरी लहर के दौरान गिने चुने संगठन ही मदद कर रहे हैं। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत ही तेजी से फैल रही है। एक संगठन है जो इस डर के बाद भी लोगों की अनवरत सेवा में जुटा है। वैश्य समाज की ओर से कोविड-19 की दूसरी लहर और भयंकर तेजी से फैल रही महामारी के बीच आम जरूरत के लोगों को मुफ्त में भोजन दिया जा रहा है। इसके साथ ही कोविड-19 से संक्रमित लोगों के घरों तक भी भोजन पहुंचाया जा रहा है। यह नेक कार्य राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल की पहल पर शुरू किया गया है। सांसद अनिल अग्रवाल ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए वैश्य समाज की ओर से भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। लोगों ने भी वैश्य समाज की इस पहल की जमकर तारीफ की है। वैश्य समाज की ओर से कोरोना संक्रमितों को लगातार खाना पहुंचाया जा रहा है। पीड़ित परिवार को घर घर खाना पहुंचाया जा रहा है। इस वैश्विक महामारी में जिस किसी भी परिवार को भोजन की समस्या हो रही है, वहां भोजन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा टीम की ओर से निःशुल्क डॉक्टर परामर्श और दवाइयां भी दी जा रही है। इस सामाजिक कार्य में शूटिंग बॉल फेडरेशन के अध्यक्ष अंजुल अग्रवाल, नीरज गर्ग, सुनील वार्ष्णे, अनिल सांवरिया, देवेंद्र हितकारी, केपी गुप्ता और सपना बंसल आदि जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। आगरा में भाजपा महानगर अध्यक्ष और एडीएम प्रोटोकॉल के बीच तू मैं का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों एक दूसरे को देख लेने की धमकी तक दे रहे हैं। दरअसल पंचायत चुनाव के बाद प्रमाण पत्र लेने एडीएम कक्ष पहुंचे भाजपा महानगर अध्यक्ष को एडीएम ने अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया, जिस पर भाजपा नेता गुस्से से लाल पीले हो गए। इस बीच विधायक भी पहुंच गए। विधायक ने भी एडीएम को तरीके से बात करने की नसीहत दी। आगरा में भाजपा महानगर अध्यक्ष और एडीएम के बीच विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। आगरा कलेक्ट्रेट में भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन और एडीएम प्रोटोकॉल पुष्पराज सिंह के बीच विवाद हो गया। भाजपा विधायक राम प्रताप सिंह बातचीत के लिए पहुंचे तो उनके सामने ही महानगर अध्यक्ष ने तू तड़ाक से बात की, तो एडीएम प्रोटोकॉल ने भी कहा कि 2 मिनट में नशा उतार दूंगा, हमसे बड़े भाजपाई नहीं हो तुम। दरअसल जिला पंचायत सदस्य के विजयी प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर और एडीएम प्रोटोकॉल कार्यालय से मंगलवार को प्रमाण पत्र दिए जा रहे थे। दोपहर 12 बजे महानगर अध्यक्ष भानु महाजन एतमादपुर के एक प्रत्याशी को जल्द प्रमाण पत्र दिलवाने के लिए पहुंचे। भाजपा महानगर अध्यक्ष एडीएम प्रोटोकॉल के कक्ष में प्रवेश किया तो प्रोटोकॉल ने उन्हें टोकते हुए कहा कि बाहर जाओ, सिर्फ प्रत्याशी ही अंदर आएगा, व्यवस्था खराब मत करिए। इस पर महानगर अध्यक्ष और प्रोटोकॉल के बीच तकरार शुरू हो गई। अभी मैं बता दिया है, हमसे बड़ा तुम भाजपाई नहीं हो, बता दिया मैं 98 का एबीवीपी का मैं बता दिया मैं बता दिया नशा उतार दूंगा, मैं बता दिया। ये बोलेंगे क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे क्या बोलेंगे, उतार दूंगा, बता दे रहा हूँ, बाहर करो, बाहर करिए, बाहर करिए, उतार दूंगा। कुछ देर बाद भाजपा विधायक राम प्रताप सिंह चौहान कलेक्ट्रेट पहुंचे। कई भाजपा नेता और समर्थक भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही भाजपा के महानगर अध्यक्ष के साथ खड़े होकर विधायक एडीएम से वार्ता कर रहे थे कि तभी एडीएम हाथों के इशारे से उन्हें कुछ बताने लगे।
इस पर विधायक ने एडीएम से कहा कि हाथ नीचे करिए। वहीं भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन का कहना है कि एतमादपुर से प्रत्याशी काफी देर से बैठे हुए थे। उनके प्रमाण पत्र के लिए कहने गया तो प्रोटोकॉल ने अभद्रता की। इसकी शिकायत शासन से की जाएगी। वहीं एडीएम प्रोटोकॉल का कहना है कि जो व्यवस्था बनाई है उसे खराब करने की कोशिश की गई थी। विधायक के सामने ही महानगर अध्यक्ष ने उनके साथ अभद्रता की। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा कोटा को रद्द कर दिया और कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय करने के 1992 के मंडल फैसले को वृहद पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने सरकारी नौकरियों और दाखिलों में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इंदिरा साहनी के फैसले पर दोबारा विचार करने का कारण नहीं मिला। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस रविंदर भट्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मराठा समुदाय शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, इसलिए उन्हें आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। 5 जजों की पीठ ने 4 अलग अलग फैसला दिया है, लेकिन सभी ने माना कि मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है, मराठा इस कैटेगरी में नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जस्टिस गायकवाड़ कमीशन और हाई कोर्ट दोनों ने असाधारण स्थिति में आरक्षण दिए जाने की बात कही है, लेकिन दोनों ने यह नहीं बताया कि मराठा आरक्षण में असाधारण स्थिति क्या है। संविधान पीठ के मामले में सुनवाई 15 मार्च को शुरू की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2019 में कानून को बरकरार रखते हुए कहा कि 16% आरक्षण उचित नहीं है और रोजगार में आरक्षण 12% से अधिक नहीं होना चाहिए और नामांकन में यह 13% से अधिक नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि महाराष्ट्र के पास मराठाओं को आरक्षण देने की विधेयी क्षमता है और इसका निर्णय संवैधानिक है, क्योंकि 102वां संशोधन किसी राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों SEBC की सूची घोषित करने की शक्ति से वंचित नहीं करता। वर्ष 2018 में लाए गए 102वें संविधान संशोधन कानून में अनुच्छेद 338B जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के ढांचे, दायित्व और शक्तियों से संबंधित है, तथा अनुच्छेद 342A जो किसी खास जाति की सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित करने की राष्ट्रपति को शक्ति और सूची में बदलाव की संसद की शक्ति से संबंधित है, लाए गए थे। 23 मार्च को सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि SEBC कानून 2018 के मद्देनजर महाराष्ट्र द्वारा राज्य में नौकरियों और दाखिलों में मराठा समुदाय के लोगों को आरक्षण देना संवैधानिक है। मेहता ने कहा कि केंद्र का मत है कि महाराष्ट्रीय SEBC कानून संवैधानिक है। उन्होंने कहा था कि केंद्र अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के अभिवेदनों को स्वीकार करता है और इसे केंद्र सरकार का मत माना जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। गाजियाबाद के थाना टोनिका सिटी पुलिस ने सर्जिकल दस्तानों की वॉशिंग कर उन्हें दोबारा पैक कर मार्केट में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। मौके से पुलिस ने 98 कट्टे गंदे दस्तानों के और 60 कट्टे धुले हुए दस्तानों के जब्त किए हैं। तीनों आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। SP देहात डॉक्टर इराज राजा ने विस्तार से मामले की जानकारी दी। थाना टोनिका सिटी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री जो कि कुछ समय पहले तक बंद थी, उसको किराए पर लेकर कुछ लोगों ने वहाँ पर एक यूनिट डाली थी जो कि बिल्कुल पूरी तरह से अवैध थी। और जब उसकी चेकिंग की गई तो उस पर पता चला कि काफ़ी भारी मात्रा में ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स जो होते हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में प्रयोग किए जाते हैं, लगभग 250 कट्टे ग्लव्स के बरामद हुए, जिसमें से कुछ धुले हुए भी थे और कुछ गंदे थे। तो ये यूनिट में लोग क्या करते थे कि एक ग्लव्स, जो सर्जिकल ग्लव्स इकट्ठा करते थे अलग अलग स्थानों से, उन ग्लव्स को यहाँ पर एक जगह इकट्ठा करके फिर वहाँ पर इनके पास वॉशिंग मशीन्स कई सारी थी और ड्रायर्स लगे हुए थे, जहाँ पर इनको ये साफ़ करके पुनः ये पैक करते थे। तो इसके साथ काफ़ी पैकिंग मटेरियल ही बरामद हुआ है। लगभग 800 पैकिंग बॉक्स बरामद हुए हैं, जिसमें इन ग्लव्स को ये दोबारा से पैक करते थे और फिर से ये इसको मार्केट में बेचते थे।
तो इसमें हम लोगों ने 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं, विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अन्य लोग जो इस चेन में शामिल हैं उनको हमने चिन्हित कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी इन लोगों को चिन्हित करेंगे और इसमें और भी चीज़ें देखेंगे कि ग्लव्स के अलावा और भी इस तरह की कौन सी चीज़ें हैं जिनको ये लोग बना रहे हैं, और पूरी चेन को हम बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे और इस तरह की कठोर कार्रवाई इसमें आगे भी जारी रहेगी। कठोर धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत किया है और बहुत ही इसमें अच्छी कार्रवाई हम अभियुक्तों के विरुद्ध करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।